हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे हैं। तो आज कल की तरह एक और क्लास में आपका स्वागत है सभी का। इसमें आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे। क्लास 8, सब्जेक्ट विज्ञान का। 2.5 घंटे का पेपर है, पूर्णांक होंगे 50। पहला प्रश्न, सनसनी रोगों का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शन सुनो: चिट्टी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी और मकड़ी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी, घरेलू मक्खी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? ऑप्शन सुनो: ए एल्कोहल, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी है यीस्ट और डी है सोडियम। इसमें बी होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या: 1, 2, 3, 4। उनमें से पहला ऑप्शन राइट होगा, एक, क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है तो उससे एक युग्मनज बनता है और उसमें केंद्रकों की संख्या एक होती है। अब निम्न में से अंडपरजक है: मनुष्य, मुर्गी, कुत्ता और गाय। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा मुर्गी। जो अंडपरजक किसे कहते हैं? अंडपरजक जो पशु या जो जीव जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक कहते हैं। और दूसरा होता है जरायु, जो सीधे ही पशु या पक्षी को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अब 5वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लकड़ी और कोयले जलने से वायु का खाली जगह होता है, तो वायु का प्रदूषण होगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली जगह है सीएनजी और एलपीजी। आपने देखा होगा कि सिटी में ज्यादातर गाड़ियां सीएनजी वाली आ रही है और इसका मुख्य कारण यही है। पेट्रोल और डीजल वाली कारों से पोल्यूशन ज्यादा होता है और पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से सरकार ने इनको ज्यादा लिमिट नहीं दे रखी या बैन कर दी है। आगे वाला क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली प्रजाति क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज कहलाती है। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है। इसमें खाली जगह ही कम की जगह और इसमें कम होता है। क्यों कम होता है? सर्पी घर्षण किसे कब लगता है? जब कोई वस्तु पहले से गतिमान तो उसको और गतिशील बनाए रखना आसान होता है या इजी होता है। जबकि स्थितिक घर्षण में ऐसा नहीं है। वस्तु विराम अवस्था में उसको गतिशील रहना पड़ता है, उसके लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा या उस पर अधिक घर्षण बल लगता है। 6वां क्वेश्चन है, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उल्टना पलटना व पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक वह बुक है जिसमें सभी संकटात्मक स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोल सकते हैं या द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कह सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। मोमबत्ती का ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए, वो आप बना सकते हो। संपर्क बल कितने प्रकार का होता है? संपर्क बल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? घर्षण और पेशीय। खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए। खाद कार्बनिक होती है या प्राकृतिक होती है और उर्वरक क्या होता है? रासायनिक होता है। खाद से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है जबकि उर्वरक से नहीं मिलती। खाद से पोषक स्तर या मुख्य रूप से नहीं मिलते पोषक स्तर है फास्फेट यानी पोटेशियम, जो भी मिट्टी के तत्व है वो प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते जबकि उर्वरक से मिलते हैं। और खाद से बंजर होने का खतरा नहीं होता है जबकि उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उर्वरक या मिट्टी की बंजर होने की संभावना अधिक होगी। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, कायांतरण किसे कहते हैं? लार्वा या टेडपोल यानी लार्वा से वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। इसका उदाहरण है मेंढक। जनन किसे कहते हैं? अपनी संतति या प्रजाति को या प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जो प्रक्रम होता है उसे जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब ऋतु स्त्राव क्या कहते हैं? रक्त स्त्राव को ही ऋतु स्त्राव कहा जाता है। यह लड़कियों में 10 से 12 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं और 45 से 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। अब है 17वां क्वेश्चन, सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम क्यों होता है? तो सर्पिक घर्षण अभी बताया था कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो उसको और ज्यादा गतिशील बनाए रखने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि स्थैतिक घर्षण में वस्तु विराम अवस्था में होती है और उसको गतिशील करना बहुत ही
ज़्यादा कठिनाई का काम है या ज़्यादा घर्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। अब है स्कूल बैगों की चौड़ी पट्टियाँ क्यों होती है। आपने देखा हुआ है स्कूली बैग जिनकी पट्टियाँ चौड़ी बनाई जाती है, क्यों, क्या कारण है। क्योंकि स्कूली बैगों में वजन होने की वजह से क्या होगा, दाब इसमें होता है, दाब का सूत्र होता है दाब बल बटे हुए क्षेत्रफल। अगर दाब के समानुपाती होता है बल, दाब बढ़ने पर बल भी बढ़ेगा, और दाब कम होने पर यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब होगा कम, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब स्कूली बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती है तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, बल कम होगा, बल कम होगा तो कम भार का महसूस होगा, इसीलिए स्कूली बैगों की चौड़ी पट्टियां बनाई जाती है। अब यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यौन आरंभ में कौन कौन से परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूप से परिवर्तन, स्वेद एवं तैलीय ग्रंथियों का विकास, यौन आरंभ यानी ऑलमोस्ट जो लड़कों को लड़कियों से भिन्न बनाने वाले लक्षण होते हैं वो यौन आरंभ में होते हैं। जैसे लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का आना, लड़कियों में यौन आरंभ यानी स्तनों का विकास होना, और संवेद एवं तैलीय ग्रंथियों का विकास होना, जैसे प्यूबिक क्षेत्र में बालों का आना आदि है। आगे वाला क्वेश्चन है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। आप बना सकते हो मादा जनन तंत्र का, उसमें मुख्य भाग कौन कौन से, अंडाशय, अंडवाहिनियां, गर्भाशय। आगे वाला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन करवाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल है, तो ईंधन व ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। यानी ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित करना है, तो आपको बता दें मुक्त ऊष्मा अपॉन ईंधन क्या कहलाता है, ऊष्मीय मान। तो मुक्त ऊष्मा कितनी हुई, 1,80,000, और ईंधन की वैल्यू का कितनी है, 4.5 किलोग्राम। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आता है, 40 किलो जूल प्रति किलोग्राम, और ये किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या है, उसमें मान का ऐसा ही मात्रक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। बहुत लंबे समय की बात है कि जब प्राकृतिक आपदा हुई तो समुद्र में रहने वाले अनेक जीव जैसे ही नष्ट होते हैं तो वे समुद्र के तली पर जाकर जम जाते, और लगातार उनका संपीड़न होता गया, और जैसे ही संपीड़न हुआ तो अधिक उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण वह सारे पेट्रोलियम में परिवर्तित हुए। इस प्रक्रम को पेट्रोलियम निर्माण प्रक्रम बोला जाता है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन था, निषेचन किसे कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से निषेचन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, ऐसा निषेचन जिसमें यानी अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर हो तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, मनुष्य इत्यादि। दूसरा बाह्य निषेचन, ऐसा निषेचन जिसमें सेलियन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा होता है स्टारफिश, मेंढक इत्यादि में। 23वां लास्ट क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करो। यानी ईंधन है एक तो लकड़ी, एक है एलपीजी। सभी को पता है एलपीजी के पैसे देने पड़ते हैं, जबकि लकड़ी को हम आसानी से हमारे खेतों से प्राप्त कर सकते हैं, यानी आर्थिक रूप से यह सस्ती होती है, एलपीजी महंगी होती है। दूसरी बात कि लकड़ी एलपीजी की तुलना में लकड़ी से ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होती है, जबकि एलपीजी से कम प्राप्त होती है। इस प्रकार कुछ अंतर लिखने थे। इसके अथवा में एक क्वेश्चन था, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक या मादा युग्मक में से यानी नर जनक और मादा जनक में से कोई एक जनक जनन करता है या जनन में भाग लेता है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को समझें। अब हाइड्रा में अलैंगिक जनन होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, उसका सचित्र वर्णन करके उसकी व्याख्या करनी है। उम्मीद करेंगे आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, जो भी है। धन्यवाद।